हाँ जी, मिथ्या स्थिति विधि। मिथ्या स्थिति विधि। मिथ्या स्थिति विधि। यानी कि रेगुलर फालसी मेथड। रेगुलर फालसी मेथड, मिथ्या स्थिति विधि या फिर रेगुलर फालसी मेथड। हाँ भाई, बैठ गए ना। देखिए भाई, ये विधि जो है न्यूटन की प्राचीनतम विधि है। न्यूटन की प्राचीनतम विधि है। अबे दो चीज़ों को ध्यान रखो, क्लास स्टार्ट होते ही आपस में डिस्कशन बंद हो जाना चाहिए। समझदारी का परिचय दिया करो हमेशा। यह न्यूटन की कैसी विधि है बोलो? प्राचीनतम विधि है, पहली बात। दूसरा है, इसे रैखिक अंतर्वेशन विधि भी कहते हैं, लीनियर इंटरपोलेशन। इसे रैखिक अंतर्वेशन विधि भी कहते हैं। इसे रैखिक अंतर्वेशन विधि भी कहते हैं। ठीक है भाई, दो पॉइंट है। किसके द्वारा दी गई ये विधि? और बहुत पुरानी विधि है, और इसे रैखिक अंतर्वेशन विधि भी कहते हैं, न्यूटन रेगुलर फालसी विधि को। ठीक है भाई, जबकि एक न्यूटन रैप्सन आती है तो वो न्यूटन के द्वारा, ये वाली आपकी न्यूटन के द्वारा दी गई है। यह द्विभाजन विधि से मिलती जुलती विधि है। ये द्विभाजन विधि से मिलती जुलती विधि है। तीन चार पॉइंट है। पहले तो इसके, इस विधि को न्यूटन के द्वारा दिया गया। ये न्यूटन की प्राचीनतम विधि है। इसे रैखिक अंतर्वेशन विधि भी कहा जाता है, लीनियर इंटरपोलेशन मेथड। ये जो है आपकी बाइसेक्शन मेथड से काफ़ी मैच खाती है, यानी कि द्विभाजन विधि से मिलती जुलती विधि है। ये द्विभाजन विधि से कैसी है बोलो? मिलती जुलती विधि है। इसे रैखिक अंतर्वेशन विधि भी कहते हैं। ये न्यूटन की प्राचीनतम विधि है। न्यूटन की प्राचीनतम विधि है, रैखिक अंतर्वेशन विधि भी है, और द्विभाजन विधि से काफ़ी मिलती जुलती विधि है। इसकी तीन क्वालिटी होती हैं। फिर इसके बाद आती है इसके सिद्धांत की बात। है तो उससे मिलती जुलती विधि, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सिद्धांत काम करता है कि बहुत छोटे चाप को एक सरल रेखा माना जा सकता है। बहुत छोटे इंटरवल के लिए लगती है, बड़े इंटरवल के लिए नहीं। आपको पता है कि मूल 1 से 4 के बीच में भी है, और आपको पता है मूल 1 से 2 के बीच में भी है, तो 1 से 4 ना लेकर 1 से 2 लिया जाएगा। जबकि वहाँ आप 1 से 4 ले सकते हो द्विभाजन विधि में, यहाँ 1 से 2 लिया जाएगा। और भी छोटा हो सकता है तो वहाँ लो। चाप को जितना छोटा करेंगे उतना ही बेनिफिट आपको मिलेगा, वहीं आप आंसर के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँच जाते हो। तो ये किस सिद्धांत पे काम करता है बोलो? प्रिंसिपल क्या है इसका? इसमें सिद्धांत
इसका प्रिंसिपल लिखो। बहुत ही छोटी दूरी के लिए वक्र को सरल रेखा माना जा सकता है। बहुत ही छोटी दूरी के लिए बहुत ही छोटी दूरी के लिए वक्र को क्या माना जा सकता है? बोलो, सरल रेखा माना जा सकता है। बहुत ही छोटी दूरी के लिए वक्र को क्या माना जा सकता है? बोलो, सरल रेखा माना जा सकता है। जितनी ज़्यादा छोटी दूरी होगी तो वो चाप जो है वो सरल रेखा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि चाप इतना बड़ा है तो यहाँ तो सरल रेखा है नहीं, अभी चाप ही इतना सा होता है। अब देखो, खींचो इन दोनों बिंदु को मिलाने पर सरल रेखा ही आ जाएगी। चाप अगर आपका बहुत ही छोटा है तो इसको क्या माना जा सकता है? सरल रेखा। देखो, चाप और सरल रेखा दोनों संपाती हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना। तो हमने क्या कहा कि अगर दूरी बहुत ही छोटी हो तो वक्र को क्या माना जा सकता है? बोलो, सरल रेखा माना जा सकता है। वक्र को सरल रेखा माना जा सकता है यदि दूरी बहुत ही छोटी हो। सबसे पहले इसे रैखिक अंतर्वेशन विधि भी कहते हैं। न्यूटन की प्राचीनतम विधि है, द्विभाजन विधि से मिलती जुलती विधि है। और बहुत ही छोटी दूरी के लिए वक्र को क्या माना जा सकता है? बोलो, सरल रेखा माना जा सकता है। ठीक है भाई, लिख लिया। अब इसके बाद चर्चा करते हैं इसके सूत्र की और मूल कैसे प्राप्त किया जाता है इससे, वो हम चर्चा करेंगे। तो अब लिखेंगे आप सूत्र। xn प्लस 1 बराबर xn माइनस xn माइनस xn माइनस 1 एफ एक्सएन अपॉन एफ एक्सएन माइनस एफ एक्सएन माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला होता है। लिखिए, याद होना चाहिए तभी क्वेश्चन कर पाते हो। फॉर्मूला तो आपको भी याद होना चाहिए। आज लिख लिया ना। दो प्रकार से लिख सकते हो इस फॉर्मूले को, एक प्रकार से याद कर लेना, आने दोनों प्रकार चाहिए जिससे आइडेंटिफाई कर लो। अभी शायद एग्जाम पेपर में ही आ जाए तो आइडेंटिफाई करके सीधा आंसर टिक कर देना। ये लिखा। अब देखिए सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या लिखोगे? सूत्र। इसके बाद कराऊंगा सीकेंट विधि, है ना। सूत्र, आज इसका सूत्र होता है xn प्लस 1 बराबर xn, आज xn माइनस, अभी आएगा xn माइनस xn माइनस 1, अपने मान में से पिछला, इसके संगत आएगी फंक्शन की वैल्यू, नीचे आएगा आपका एफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1। ये सूत्र होता है, ये इसका सूत्र होता है भाई। या दूसरा फॉर्मूला, दोनों में से कोई सा लगाओ सेम ही होता है, क्योंकि उसमें उसका भाग देंगे तो यही वाली टर्म आ जाती है आपकी, एक्स एन माइनस 1 एफ ऑफ एक्स एन माइनस यहाँ से एक्स एन और ये एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1, और नीचे वही आएगा आपका जो ऊपर है, एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1। देखो भाई, इस फॉर्मूले को याद करना है आपको साथ के साथ ही, दोनों में से कोई सा भी हो, 2 पॉइंट लेके चल रहे हो, एक तो एक्स एन है और एक एक्स एन माइनस 1 है। एक तो लास्ट वाला पॉइंट एक्स एन और एक एक्स एन माइनस 1 है, एक कम वाला है, तो लास्ट वाला लो एक्स एन माइनस, फिर इसमें से क्या करोगे, एक्स एन में से इससे पिछला घटाओ एक्स एन माइनस 1, नीचे इसके संगत फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स एन, इसके संगत फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1, और किससे गुणा कर देंगे, एफ ऑफ एक्स एन से। एक्स एन के संगत यहाँ एफ ऑफ एक्स एन आ जाएगा, या एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस 1 इसके संगत फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। या दूसरा तरीका याद करते हो, यहाँ एक्स एन माइनस 1 फिर इससे अगले पे फंक्शन की वैल्यू, तो जो छोड़ा है यहाँ एक्स एन और यहाँ से एक्स एन माइनस 1 पे फंक्शन की वैल्यू, नीचे वो एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स एन माइनस 1 आता है। दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए।
एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन एफ एक्स एन अपॉन एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स एन माइनस वन। ये तो इसके संगत फंक्शन की वैल्यू, इसके संगत फंक्शन की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स एन आ जाता है, यहाँ एक्स एन आ जाता है, या एक्स एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन, नीचे एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। ये हो जाता है भाई सूत्र। अब क्या लेते हैं इसकी ज्यामितीय व्याख्या, कि भाई कैसे मूल तक पहुंचते हो आप। ज्यामितीय व्याख्या, इस विधि से कैसे आप मूल तक पहुंचते हो उसकी व्याख्या हम कर लेते हैं। इसकी क्या कर लोगे अब आप, ज्यामितीय व्याख्या। ठीक है भाई, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है भाई, किसी दी हुई समीकरण का रूट ज्ञात करने की अब हम ज्यामितीय व्याख्या करेंगे। कैसे हम मूल तक पहुंचते हैं इस विधि के द्वारा। इस विधि के द्वारा हम अप्रोक्सीमेशन रूट तक कैसे पहुंचते हैं, यानी कि मूल तक कैसे पहुंचते हैं, उस चीज़ पे हम व्याख्या करेंगे कि हमें मूल तक कैसे पहुंचा जाता है। सूत्र याद होना चाहिए पहले तो, एक्स एन प्लस वन बराबर एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स एन, इनके संगत फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन, या एक्स एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एन एफ ऑफ एक्स एन, इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर दो, नीचे एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन आ जाता। ठीक है, याद हो गए होंगे, नहीं हुए तो कर लेना, करने तो ही है याद। अजय ज्यामितीय व्याख्या, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है भाई, अब देखो ज्यामितीय व्याख्या की चर्चा करेंगे हम, कैसे रूट निकालते हैं। पहला काम तो वही होना चाहिए, एक नेगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा। एक नेगेटिव होगा और दूसरा क्या होगा बोलो, पॉजिटिव होगा, द्विभाजन विधि की तरह। द्विभाजन विधि से मिलती जुलती विधि है, तो द्विभाजन विधि तो लगेगी लगेगी कि भाई एक तो आपका होना चाहिए पॉजिटिव और दूसरा क्या होना चाहिए बोलो, नेगेटिव होना चाहिए। एक पॉजिटिव हो और दूसरा क्या हो बोलो, नेगेटिव हो। एक पर तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी और दूसरे पर कैसी वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब देखो सपोज क्या है दैट ये ए पॉइंट है और ये पॉइंट क्या है आपका वी है। ठीक है भाई, ये ए पॉइंट है और एक पॉइंट है आपका बी है। ए पे सपोज दैट नेगेटिव आ रहा है और बी पर सपोज दैट पॉजिटिव आ रहा है, यही मान के चलो भले। जैसे ए पे तो आ रही है वैल्यू एफ ए और बी पर वैल्यू आ रही है आपकी एफ वी। कितनी आ रही है बोलो, एफ वी। इस पर पॉजिटिव है और इस पर नेगेटिव है। बोलो यहाँ तक कोई समस्या किसी को? ये एफ बी है और यहाँ से ये एफ ए है। अब वक्र, चूंकि क्लोज इंटरवल ए बी में फलन सतत होना चाहिए, बीजगणितीय फलनों के लिए पढ़ रहे हैं यहाँ पर भी एल्जेब्रिक इक्वेशंस। ठीक है, फलन कैसा होना चाहिए, सतत, और ये दोनों अपोजिट चिन्ह के हों। भाई मिलती जुलती विधि है, अपोजिट चिन्ह के हों तो डेफिनेटली मूल इन दोनों के मध्य विद्यमान होगा, तो वक्र किसी न किसी प्रकार से तो बनेगा। सपोज कीजिए वक्र आपका यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से बनता है, ये एफ ए है और ये एफ बी है, इस प्रकार से वक्र जा रहा है। सपोज दैट आपका वक्र जा रहा है इस प्रकार, ये वक्र हो गया कौन सा, y बराबर एफ एक्स। कौन सा वक्र हो गया बोलो, ये इधर की साइड भी वाई एक्स चल रही है आपकी। ठीक है, ये हो गया y बराबर एफ एक्स। अब आपको पता है मूल कौन सा है, ये तो दिखाई दे रहा मूल ये है, ये वाला तो मूल है। एक्स अक्ष पर वह कटान बिंदु यहाँ पर y का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, वही उस समीकरण का मूल कहलाता है। तो ये पॉइंट इसका मूल है। अब मुझे यहाँ तक पहुँचना है, अब यह जो है इसका मूल है, तो आपको यहाँ तक पहुँचना है। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए आप क्या करेंगे, आपको यहाँ तक पहुँचना है, ये इसका मूल है, आपको पता है, तो ये इसका मूल है, ये आपको पता है। ठीक है भाई, अब क्या करते हो मूल निकालने के लिए, अब आपको काम इतना सा करना होगा कि ये वाला पॉइंट लो। अब चाप मैंने बहुत छोटा लिया है, दिखाया बड़ा है लेकिन ये चाप बहुत छोटा है। पहले ही बता दिया था सिद्धांत क्या है कि इसमें लघु दूरी के लिए चाप को एक सरल रेखा मान सकते हो, तो हमने बहुत छोटी दूरी ली है, तो अब हम इसको क्या मानेंगे, सरल रेखा मानेंगे। अब सरल रेखा मानेंगे तो क्या करेंगे, एफ ए और एफ बी को जोड़ देंगे। आप क्या कर दोगे, एफ ए और एफ बी को जोड़ देंगे। अब एफ ए और एफ बी को जोड़िए भाई, जोड़ दिया, ये सरल रेखा है। अब एफ ए और एफ बी को जोड़ते हो तो एक नए पॉइंट पे काटेगी, बोलो काटी कि नहीं काटी, एक नए पॉइंट पे काटेगी, ये रहा, एक नए पॉइंट पे काट चुके हैं ये। इस पॉइंट को कह दिया अब आपने कौन सा, x3।
पहले आपको ए और बी के बीच में था, यानी कि ए को आप मान सकते हो सपोज दैट ए बराबर x1 और बी बराबर x2। अब अगला अप्रोक्सीमेशन क्या आ गया, x3। क्या आ गया, x3। अब x3 पर फिर फलन की वैल्यू चेक करो, पॉजिटिव आती है कि नेगेटिव। x3 पे बोलो फलन की वैल्यू कैसी आ गई, पॉजिटिव। और आप द्विभाजन विधि से जानते हो, द्विभाजन विधि के सिद्धांत से, कि एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो मूल पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में होता है। तो बताओ मूल किस किस के बीच में होगा, एफ ए यानी एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x3 के बीच में होगा। अब इन दोनों पॉइंटों को फिर से पकड़ो, अब इन दोनों पॉइंटों को आप फिर से पकड़ेंगे, और पकड़ने के बाद फिर से आप क्या खींचोगे, अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाती हुई एक सरल रेखा फिर से खींचोगे। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाती हुई सरल रेखा फिर से आपने खींच दी। एक खींच दी, खींच दी। अब देखो यहाँ पे कट किया है, यहाँ पर एक पॉइंट कौन सा आ गया बोलो, x4। कौन सा पॉइंट आ गया बोलो, x4। अब अगला पॉइंट आ गया आपका x4। अब ये जो पॉइंट आ जाता है वो x4। अब बताओ ये मूल यहाँ से भगता हुआ निरंतर किसकी ओर जा रहा है, इसकी ओर जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब हम क्या करते हैं, जब भी हम ये फॉर्मूला बनाते हैं तो x3 जो है, पहले इन दो पॉइंटों को मिलाने वाली आपने सरल रेखा बना ली। इन दो पॉइंटों को मिलाने वाली क्या बना ली, सरल रेखा। और सरल रेखा बनाने के बाद वो उस सरल रेखा पर ये पॉइंट x3 प्रेजेंट है, x3 जीरो, वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो है और x कोऑर्डिनेट x3 है, तो x3 जीरो रख देते हैं। x3 जीरो रख के हमारे पास एक सूत्र बनता है, फिर अगला पॉइंट निकालते हैं, फिर हम इसका n वा सन्निकटन लिख के वो फॉर्मूला लिख देते हैं। तो जो हमें व्युत्पन्न तो करना नहीं है, बस समझ में आना चाहिए, याद ही करना है बाद में भी, तो वो फॉर्मूला आपका निकल के आ जाता है। अभी नज़दीक नज़दीक पहुंचता चला जाएगा। अब अगले में आप देखो इस पर फिर से वैल्यू कैसी आएगी बोलो, पॉजिटिव। बोलो इस पर फिर से वैल्यू बोलो कैसी आएगी, पॉजिटिव ही तो आएगी। अब इस पर फिर से वैल्यू आपकी आ रही है पॉजिटिव। ये हो गई एफ ऑफ x4, कैसी हो गई बोलो, एफ ऑफ x4 पॉजिटिव। अब मूल इन नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अब इनको फिर से मिलाकर एक रेखा खींचेंगे और नज़दीक नज़दीक आता चला जाता है। कहाँ आता चला जाता है, नज़दीक आता चला जाता है। और अंत में जैसे ही यहाँ जाएगा उस पर फलन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और जैसे ही फलन की वैल्यू जीरो हो जाएगी या जीरो के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँच जाओगे आप, तो उस केस में वही उस समीकरण का अप्रोक्सीमेशन में यानी कि लगभग में मूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूल। डायग्राम बना लीजिए अगर बनाना चाहो तो। सरल रेखा माना जाता। हमें यहाँ पहुँचना हो, यहाँ मूल तो यहाँ है, धीरे 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 करके नहीं है मूल के पास पहुँच गया और लास्ट में मूल पे ही पहुँचेगा और मूल पे जाके संपाति हो जाएगा। वो सरल रेखा है ना, धीरे धीरे करके छोटी होती जा रही हैं। पहले इतनी बड़ी सरल रेखा ही, फिर इतनी बड़ी हो गई, अब इतनी बड़ी हो गई, फिर इतनी बड़ी, लास्ट में इतनी सी रह जाएगी और मूल बिंदु पर ही संपाति हो जाएगी। मतलब इस रूट पर ही संपाति हो जाएगी। समझ में आया ना। निरंतर भाग रही है किसकी ओर, मूल बिंदु की। और चारों विधियों का अभिसरण एक ही साथ लिखा दूंगा मैं ना, जितनी भी विधियां हैं ना उनका अभिसरण मैं एक ही साथ लिखा दूंगा। हाँ, चारों विधियों को एक साथ लिखा दूंगा, कंपैरिजन हो जाए। जैसे दीर्घ आती है, एक रेखी है, हाँ चारों को एक साथ लिखा दूंगा। पहले क्या किया था, पहले कुछ क्लासेज में साथ साथ लिखा दिया, कुछ में एक साथ लिखाया था। एक साथ वालों को फायदा हो जाता है, सीधा कंपैरिजन हो जाता है। बाद में भी पढ़ना पड़ता है, उस पेज पे गए, अच्छा इसका विसरण ये, इस पे इसका ये, इसका ये, इसका ये। सूत्र तो सबका अलग अलग होता है, वो कन्वर्जेंट में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो एक साथ में चारों को एक साथ ही लिखा देता हूँ। स्टेटमेंट लिखाऊंगा पहले, हाँ स्टेटमेंट लिखाऊंगा फिर बताऊंगा। अभिसरण की दर की परिभाषा, कन्वर्जेंट को थोड़ा सा, और मेन तो रियल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, फिर कन्वर्जेंट को। अब क्या है, इतना जैसे समझते हो इतना भी ऊपर से नहीं देता, थोड़ा बहुत बना के दे देता है एग्जामिनर क्वेश्चंस। एक आध क्वेश्चन तो बनाता है, सब कुछ डिटो ही दे देगा पुराने ही, फिर अंतर ही क्या रहता है। लिख लिया।
इसमें एक चीज तो याद रखो, क्या माना है आपने इसको? सरल रेखा। ये सिद्धांत क्या है? सरल रेखा मानते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव वाले फलन के बिंदु को मिलाते हैं, सरल रेखा खींचते हैं, x3 पे कट करेगी, x3 पे फलन की वैल्यू चेक करेंगे, अगर पॉजिटिव आ जाती है तो फिर नेगेटिव वाला उन दोनों के बीच में फिर से सरल रेखा खींचेंगे, फिर x4, फिर x5, फिर x6, इसी प्रकार xn+1 व बिंदु प्राप्त करते हैं। और xn+1 जो आता है वो निकल के आता है xn माइनस xn माइनस xn माइनस 1 fxn अपॉन fxn माइनस fxn माइनस 1, या xn माइनस 1 f ऑफ xn माइनस xn f ऑफ xn माइनस 1, और नीचे f ऑफ xn माइनस f ऑफ xn माइनस 1। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है भाई, ये आ गया भाई क्वेश्चन। अब इस पे कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। लिख लिया? जल्दी लिखो। सरल रेखाएं ये, वक्र नहीं है, वक्र तो यही है ब्लैक कलर वाला, बस सरल रेखा। लिख लिया? देखिए भाई क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन आया हुआ भी था एग्जाम पेपर में, जो करा भी दिया था हमने। क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन आपको दे रखा है, मिथ्या स्थिति विधि द्वारा समीकरण, मिथ्या आ जाती है लिखी, रेगुलर फाल्सी आ जाती है। मिथ्या स्थिति विधि द्वारा फिर भी मैंने आपको बताया थोड़ा लगभग की तरफ पहुंचने का प्रयास करते हैं ऑप्शन का सहारा लेकर, और एक बार आंसर तो फिर भी याद करेंगे हम। मिथ्या स्थिति विधि द्वारा, और एक्स वाला ही समीकरण आपके पेपर में देखने को मिलेगा, केवल और केवल एक्स वाला अगर आता है तो, और एक्स वाले आपको याद होना चाहिए। विधि द्वारा समीकरण x³ माइनस 2x माइनस 5 बराबर 0 का 4 दशमलव स्थानों तक, का 4 दशमलव स्थानों तक, 4 दशमलव स्थानों तक मूल ज्ञात कीजिए। अब भाई मैंने कल कराया था ये क्वेश्चन, ये आया था 2.0897 कुछ ऐसा था, ये तो था कि 86 था, 89 था ना, 0.89 समथिंग है ना। हाँ जी, पहले तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हाँ जी यहाँ से सबसे पहले तो मुझे x1 और x2 चाहिए, एक पर पॉजिटिव और दूसरे पर नेगेटिव। अब देखो यहाँ से जैसे कि इसको मैं fx मान लूँ, f ऑफ x, यानी कि x³ माइनस 2x माइनस 5, यहाँ द्विभाजन विधि काम करेगी। पहले तो एक पॉजिटिव देखो एक नेगेटिव देखो। हाँ जी, f0 देखो, 0 माइनस के 5 नेगेटिव आ रहा है। 1 देखो, 1 माइनस 2 माइनस का 5 यानी कि माइनस का 6, ये भी नेगेटिव आ रहा है, रूट इनके बीच में तो हो ही नहीं सकता। फिर 2 देखो, 2 8 माइनस 4 माइनस 5 माइनस का 1, इनके बीच में ही नहीं होगा भाई, दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो गए। अब f3 देखो, ये हो गया 27 माइनस 6 माइनस 5, 27 माइनस 11, लेकिन ये बहुत दूर गया, यानी मूल किसके ज़्यादा नज़दीक है? 2 के ज़्यादा नज़दीक। तो वहाँ से हम आसानी से आइडिया लगाकर पहचान सकते हैं मूल जो है हमारा 2 और 2.5 के मध्य आएगा डेफिनेटली, है ना। तो वैसे देख सकते हो। तो यहाँ अगर f2 और f3 का गुणा किया जाए, f2 इंटू f3 का अगर गुणा कर रहे हो तो कैसा आ रहा है बोलो? नेगेटिव। तो देयरफॉर मूल 2 व 3 के मध्य है, 2 व 3 के मध्य है। ठीक है भाई। हाँ जी, तो यहाँ x1 बोलो कितना है? हाँ जी, x1 बोलो प्रथम बिंदु। देखो द्विभाजन विधि में भी हमें दो आवश्यकता पड़े, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, फिर बीच वाला पॉइंट निकालते हैं। और ऐसे ही मिथ्या स्थिति विधि में हमें 2 पॉइंटों की आवश्यकता पड़ती है, ये x1 और x2, फिर बीच वाला पॉइंट निकालेंगे। जबकि न्यूटन रैप्सन विधि में 2 पॉइंटों की नहीं, केवल 1 पॉइंट की आवश्यकता पड़ती है, न्यूटन रैप्सन विधि जब हम पढ़ाएंगे।
और पुनरावृत्ति विधि में भी हमें 1 पॉइंट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ x1 बोलो कितना है, पहला तो मान है 2 और x2 कितना है बोलो 3 है। हाँ जी, तो प्रथम सन्निकटन निकालो। अजय, प्रथम सन्निकटन। हाँ जी, प्रथम सन्निकटन निकालने के लिए क्या करोगे अजय, n बराबर 1 रख देना। प्रथम सन्निकटन इसी से तो निकलेगा, और फॉर्मूला क्या आता है, xn प्लस 1 था, और n का मान 1 रखेंगे, 2 रखेंगे 2, क्योंकि 1 और 2 तो है हमारे पास, x3 निकालना है वो, तो n बराबर 2 रखेंगे तो क्या आएगा बोलो x3। ठीक है भाई, यहाँ क्या आता है अंतिम बिंदु x2 माइनस, यहाँ क्या आता है अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु अपॉन जो छोड़ा है उस पर फलन की वैल्यू f ऑफ x2, और नीचे आता है f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1। यही तो आता है फॉर्मूला, x2 माइनस x2 माइनस x1 एफ x2 अपॉन एफ x2 माइनस एफ ऑफ x1। n का मान 2 रख दिया, या x1 x2 में आ जाएगा, या x3 निकलेगा। हाँ जी, x2 की वैल्यू कितनी है 3 है, x2 की वैल्यू बोलो कितनी है 3, इसकी वैल्यू है 3, x1 का मान है 2। हाँ जी, 3 पर वैल्यू बोलो, 3 पर वैल्यू कितनी आई है बोलो 16, एफ ऑफ x2 पे आई है बोलो 16। हाँ जी, एफ ऑफ x2 पे आई है 16 माइनस एफ ऑफ x1, यानी 2 पे वैल्यू आई है माइनस का 1, तो ये आ गई माइनस का 1। किस पे, किस पे 16, x3 तो निकलेगा, x3 तो निकालेंगे भाई, अगला सन्निकटन 2 तो हमें पता है x1 और x2, अब हमें x3 निकालना है, पर उस पर वैल्यू चेक करेंगे नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। नहीं आया समझ में, आ गया, छोरा हो छोरा, कैसे काम करेंगे तुम, ये फॉर्मूला ना होगा xn माइनस xn माइनस xn माइनस 1, नीचे f ऑफ xn माइनस f ऑफ xn माइनस 1, और यहाँ कितना था f ऑफ xn। यहाँ मैं n का मान 2 रख दूं, क्योंकि x1 x2 की वैल्यू तो पता ही है हमें, हमें x3 निकालना है, रखना दो, ये क्या हो जाएगा x3, ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x2 माइनस x1, और नीचे f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1, और यहाँ हो जाएगा f ऑफ x2। अब x2 यानी कि दूसरा मूल कौन सा था 3 था, दूसरा मूल क्या था बोलो 3 था, और पहला मूल क्या था बोलो 1 था, ये तो था। अब बोलो 1 पर वैल्यू, यानी कि 2 पर जो वैल्यू आई है वो आई है -1, और 3 पर जो फलन की वैल्यू आई है वो आई है 16, तो यहाँ से हमने वैल्यू रख दी, ये 3 था, ये 3 माइनस 2 था, इस पे वैल्यू 16 थी, इस पे वैल्यू 16 माइनस इस पे वैल्यू 1 है, तो कितना आया बोलो ये 3 माइनस 16 बटे 17, 17 थी 51, 51 माइनस 16 कितना 35 बटे 16, अब 35 बटे 16 निकालो, तो 17 दूनी 34 सभी जानते हो 2.058 के समथिंग आता है, यानी 59 है लगभग में, है ना, इसे पॉइंट में बढ़ जाता। हाँ जी, ये आ गया हमारे पास x3। अब f ऑफ x3 पे वैल्यू निकालो, f ऑफ x3 पे निकाल लेना, ऐसी प्रोसेसिंग हमें बार बार दोहरानी है। अब आपको पता है कि भाई 2.059 है, तो 6 7 8 तक बढ़ेगा लास्ट, तो उपरोक्त प्रक्रिया बार बार दोहराने पर, ये तो मैंने एक निकाल के बता दिया, अभी पूछ ले, प्रथम ही पूछ ले आपसे, उपरोक्त प्रक्रिया बार बार दोहराने पर मूल कल ही कराया था, कितना था 2.0896,
कुछ ऐसा ही था, 2.0897 6 या 7 यही लिखा था। बस हम तो एक नॉर्मल आइडिया तक पहुंचते हैं वहां से भी। अब देखो आपको सीधा पता चल जाएगा कि 2.05 ये जो आया है ना, इस पर नेगेटिव आएगा और 3 पर पॉजिटिव आएगा, तो मूल इनके बीच में हो जाएगा। पर अगला x4 निकलेगा। क्या निकलेगा? x4। x4 निकलेगा आपका x3 और x2 से, x3 और x2 से। फिर x4 निकालते हैं, फिर x5 निकालते हैं, ऐसे चलते जाते हैं जब तक दो मान समान नहीं आ जाते। दो मान कैसे नहीं आ जाते? समान नहीं आते। किसके लिए? हाँ, n बराबर 3 लेंगे, x4 निकालना है। तो हाँ भाई, जैसे कि अब मैं अगर अगली वैल्यू रखता ना, वैसे अगर मैं यहाँ से करूँ, अगर इस प्रोसेसिंग को अगर आप कैंसिल करते हो, देखो मैं बता देता हूँ, कैंसिल करूँगा, लेके रहने दो, वैसे ही समझा देता हूँ साइड में थोड़ा सा, वैसे भी याद ही करना है आपको। आप में नहीं है इतनी क्षमताएं जो एग्जाम पेपर में सॉल्व कर सको। एग्जैक्ट रूट तो वही है जो समीकरण का एग्जैक्ट निकाल के दे रहा हो। ना ना ना, उसमें ये होता है कि भाई जैसे कि अब 2.089 आया, मान के चल 7वें अप्रोक्सीमेशन में, तो 8वें में भी इतना ही जाएगा, 2.0897 के लगभग ही जाएगा। रिपीट होने लग जाता है, बराबर आने लग जाते हैं, और बराबर आने लग जाते हैं तो फिर वहीं रुक जाओ कि हाँ नए का 5 छठी जाके डिजिट बदल रही है और 4-5 डिजिट तक समान चल रहे हैं। 4 डिजिट तक पहुँचे तो 4 डिजिट तक अगर पूछ रहा है तो 4 डिजिट तक अगर दो मान लगातार समान आ जाए तो वहीं रुक जाओ। हाँ, रिपीट हो जाते हैं। बट हमें कहाँ है 4 डिजिट तक करने लायक, पेपर में तो हो नहीं सकता, पर कभी जैसे पढ़ाना पड़े आपको। हाँ, सभी जगह रुकते हैं, तो क्योंकि फिर रिपीटेशन हो जाता है ना, तो फिर वही स्थिर हो गया मूल के, हाँ भाई यहीं तक पहुँचेगा ये। अजी इसमें क्या होता है देखो जैसे कि अब मैं इस पे वैल्यू चेक करके देखता फलन की, हाँ भाई 2.089 पर है ना। अब जैसे ही मैं 2.059 रखता ना, सपोज कीजिए इस पे फलन की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। और फिर पॉजिटिव किस पे थी बताना? 3 पे पॉजिटिव थी, तथा F3 पर पॉजिटिव थी। F3 पर कैसी थी? पॉजिटिव। एक नेगेटिव चाहिए, एक पॉजिटिव, तो मूल किन किन के बीच होता? मूल जो होता वो होता 2.059 इस इंटरवल में और 3 के मध्य। अब यहाँ से मुझे x4 निकालना था। अब पहले को 3 माना जाएगा, सॉरी पहले को 2 माना जाएगा। अजी इसको क्या मानते? x2, और इसको क्या मानते? x3। जब निकलता आपका x4, x4 बराबर क्या आता बोलो? x3 माइनस x2, और ये आता f ऑफ x3, और नीचे आता आपका f ऑफ x3 माइनस f ऑफ x2, ऐसे निकलता। अब ये x2 हो जाता और ये x3 होता। पहले वाला पहले लिखा जाता और दूसरे वाला दूसरे स्थान पे लिखा जाएगा। जो छोटा वाला है वो पहले लिखा जाएगा, जो बड़ा वाला है वो पीछे लिखा जाएगा। 3 बड़ा है तो इसको x3 माना, जबकि आप सोच रहे हो कि 3 को तो हम यहाँ भी मान चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इस इंटरवल के हिसाब से x2 3 था, लेकिन अब इस इंटरवल के हिसाब से यहाँ पर हमारे पास x3 3 है, पीछे 3 आ रहा है। पीछे कौन आ रहा है? 3 आ रहा है। तो अब अगला अप्रोक्सीमेशन निकलता है। इस प्रकार निकलते हैं अप्रोक्सीमेशन। जो पहले आया है उसे पहले लिखा जाएगा, जो पीछे आया उसे पीछे लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसे लिखो, किसमें रखो वैल्यू? इस फलन में लेस देन कैसे क्या आया इसमें रखो। अगर आप में क्षमताएं हो बिना कैलकुलेटर के तो इसमें रखो। तो इसी कारण तो मैं केवल अप्रोक्स किसमें, हाँ नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव 2.098 रखेंगे, कुछ भी आएगा, जैसे -2.47 आ गया तो नेगेटिव आएगी, वो नेगेटिव वैल्यू आएगी। या माइनस के 0.57 आ गया तो वो नेगेटिव आएगी। फलन कहाँ है? ये रहा फलन। इस पे तो चेक करते हैं नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। किस में रखते हो आप वैल्यू?
फलन में ही तो रखते हो। अगर 0 आ जाता तो सीधा ही समीकरण का मूल हो जाता यही। भाई द्विभाजन विधि की तरह ही है सेम, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब भाई समीकरण को देख लो एक बार, इस समीकरण को देख लो। x³ माइनस 2x और माइनस का 5, x³ माइनस 2x और माइनस का 5, इसका जो आंसर है 2.0897। ये 8 है, 8 के बाद 9 आता है और एक 8 में से एक माइनस हो जाता है 7। ठीक है भाई, 0 के बाद स्टार्ट होगा। ये तो आपको वैसे भी पता है कि 2 के नज़दीक आएगा, 2.0897। ठीक है भाई, या 896 लगा सकते हो या 897 लगा सकते हो, 2.0897। ठीक है भाई, x³ माइनस 2x माइनस 5, x³ माइनस 2x माइनस 5, यहाँ तक तो ठीक होता है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन दूर दूर इंटरवल दे रखे हैं ना, जब तो हम पहचान लेते कि भाई ये मूल रहेगा, लेकिन इंटरवल बहुत ज़्यादा नज़दीक दे दिए जाए तो समस्या हो जाती है। तो फिर हमारा याद किया हुआ काम आता है। जब इंटरवल बहुत ज़्यादा नज़दीक दे देना तो समस्या आ जाती है। कौन सा ये पॉजिटिव होता तो नेगेटिव ढूंढो। नेगेटिव कौन सा था? नेगेटिव किस पे था? 2 पे था, 2 पे था। तो मूल फिर 2 और 2.059 के बीच में होगा। तो फिर 2 और यहाँ होता 2 और यहाँ होता ये वाला 2.0। तो इसको अब हम 2 को मानते हैं x2 और इसको मानते हैं अब हम x3। तेरे बदल जाते हैं। आपको ज़्यादा नहीं सोचना, आपको तो ये जो मैंने पॉइंट लिखा है वो, और जो क्वेश्चन का आंसर लिखा रहा हूँ वो याद रखना बस, और कुछ नहीं रखना। एक और लिख लो भाई, सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा उसका मैं। कॉलेज लेक्चरर में आया हुआ क्वेश्चन है। हम भी बैठे हैं एग्जाम पेपर में, बिना कैलकुलेटर के क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे तो 5 मिनट तो हमें भी लग जाएंगे भाई। इतना पॉइंटों बहुत ज़्यादा बारीकी नज़दीकी दे देता है एग्जामिनर, तो ये सॉल्व करना काफ़ी टफ पड़ जाता है। लिखो समीकरण x6 माइनस x4 माइनस x³ माइनस 3 बराबर 0 का 1.5 व 1.6 के मध्य मूल देखो दोबारा समझने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब सुनो, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कॉलेज लेक्चरर में दे दिया। अब 2 और 3 के मध्य तो हम थोड़ा बहुत हाथ पैर मार सकते हैं, लेकिन ये तो 1.5 और 1.6, इनकी वैल्यू रखने में ही आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। और की तो वैल्यू जब रखेंगे आप 1.5 और 1.6। अब इस केस के अंदर ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है 1.5 और 1.6, यानी कि 1.50 और 1.60 ऐसे मान सकते हो ना। 50 और 60 जीरो का कोई महत्व ही नहीं है, पीछे जीरो बढ़ा सकते। 1.50 और 1.60। अब 1.50 और 1.60 के मध्य पूछा है। ये आपका समीकरण दे रखा है। देखो यहाँ 6 के बाद फिर 4 हो गई, 4 के बाद फिर 3 हो गई, और फिर ये माइनस का 3 आ गया था। ये वाला समीकरण है 1.5 और 1.6 के मध्य जो मूल आता है वो आता है मूल कौन सी विधि से? मिथ्या स्थिति विधि से। नाम और लिख के देगा वो आपको। और 2 क्वेश्चन दे रखे हैं आपके केवल बुक के अंदर, केवल x के पदों में मिथ्या स्थिति विधि के कितने क्वेश्चन दे रखे हैं? 2, और दोनों क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। न्यूटन रैप्सन विधि के 3 दे रखे हैं, 3 में से 2 कई बार आए हैं, तो 4 क्वेश्चन ही वही रिपीट टू रिपीट हो रहे हैं डिजिट के केस के अंदर। तो मिथ्या स्थिति विधि से मूल अजी 1.50 तो है ही है, लेकिन 50 से थोड़ा सा बढ़ा देना, 18 बढ़ा देना, आंसर आ जाएगा भाई। 1.50 हो गया, ये 1.60 हो गया, 1.50 18 आंसर हो जाएगा। आज क्या रहे हो, याद तो करना ही है आपको भैया, ये तो याद करने में ही फायदा है भैया। सब कछुलाला हमें ही बता देंगे तो तू क्या करेगा, हम तो फिर भी याद करा देते हैं।
ट्रिक क्या है, फिर तो अप्रोक्सीमेशन तक पहुंचा जाता है। अब ये दे देता है एग्जामिनर कभी कभार क्वेश्चन, नहीं मुझे तो देना है, नहीं मानेगा तो दे ही देगा। अब दे देगा तो फिर आना तो चाहिए, और निकालने में तो आप भी जानते हो अप्रोक्सीमेशन तक पहुंचा जा सकता है। अब अप्रोक्सीमेशन में पहुंचने के लिए मैं 1.5 भी रखूँ ना तो भी दिक्कत है आपको तो। हाँ, तो 1.50 है। एक्स वाले, अगर सुनो कहीं भी पढ़ो, एक्स वाले जितने भी समीकरण दे रखे हों उनके आंसर देख जाना, क्योंकि साइन कॉस का आएगा नहीं, क्योंकि उनकी वैल्यू तो बिना कैलकुलेटर वैसे भी नहीं निकलेगी। और अभी ये समीकरणों के लिए एक ही विधि पढ़ते हो, सीकेंट विधि या सेकंड मेथड, जिसको छेदक विधि भी कहते हैं। ठीक है भाई, और वैसे तो सिलेबस में लिखी हुई नहीं है, फिर भी करा देते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था सेकंड ग्रेड में, एक राजस्थान सेट का क्वेश्चन दे रखा है, सेम एजिट सूत्र उसका यही है मिथ्या स्थिति विधि का। ठीक है भाई, तो ये लिख लिया ना, याद भी हो गया होगा। 1.5 और 1.6 यानी 1.50 और 1.60 के मध्य आ रहा है 1.5018 है। ठीक है भाई, ठीक है। और उसका था 2.08 के बाद 9 हुआ था, फिर एक कम हो गया था 7 हो गया था, 897। किसकी? हाँ, इसमें ऐड है ना, एक आध क्वेश्चन है। हाँ भाई, सीकेंट विधि, सीकेंट विधि या सेकंड मेथड। सुनो भाई, एक आवाज़ करता है और दूसरे की इच्छा वो बात करेगी, दूसरा करता है तो तीसरे की होती है। और डिस्टर्बेंस यहाँ होता है और जो पास में बैठे होते हैं उनको डिस्टर्बेंस होता है। ध्यान रखो समझदारी का, हमें कोई भी एक्शन लेने पे मजबूर मत करो, और हमने एक्शन लियो फिर दुखदाई होगा आपके लिए भाई। एक कहावत है, जब तक समुद्र का पानी ठंडा उसे ठंडा ही रहने दो, गर्म मत करो, ज़्यादा बढ़िया रहे। कोई भी चीज़ हुई एक लिमिट होती है, पर चरम सीमा अगर क्रॉस हो जाती है फिर जो व्यक्ति कभी एक्शन नहीं लेता वो सोच नहीं सकते आप वो भी एक्शन ले सकते। मैक्सिमम क्या होगा, एक बच्चा निकाल देंगे हम, एक निकालते ही और साइलेंट हो जाएगी। भाई अब पढ़ने के उद्देश्य से बैठे हो, ये है ना। देखो हमने मान लिया आप इंटेलिजेंट हो, लेकिन जो बगल में आपके चार बैठे हैं वो सिलेक्शन के उद्देश्य से बैठे हैं, वो इंटेलिजेंट नहीं है। इस कारण सुबह जल्दी जगने के बाद 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर से पढ़ने के उद्देश्य से आते हैं, और फिर पढ़ के वो जाते हैं और उनको पढ़ने वाला ज्ञान नहीं मिल पाए तो फिर वो परेशान होते हैं। फैमिली ने इतनी दूर उनको छोड़ रखा है केवल एक ही उद्देश्य से कि हमारा बच्चा जाएगा और मास्टर बन के घर वापस आएगा। अब उन्हें क्या पता कि मास्टर तो दूर, कोई डिग्री ना मिल रही। तो फिर सिस्टम है ना, तो उन चीज़ों का ध्यान रखो। दोस्ती यारी ये सब चलती रहेंगी, लेकिन क्लासरूम के अंदर अगर आप बैठे हो तो आपका एक ही दायित्व केवल समझने का, और हमारा एक ही दायित्व केवल समझाने का। सब चीज़ के लिए समय देते हैं। बात करने के लिए रोड खूब पड़ा है, ज़िंदगी खूब पड़ी है, ज़िंदगी बात करने में ही जाएगी, और बात करने में ही अभी तक आपकी ज़िंदगी गई है। अब देखो सीकेंट विधि, कौन सी विधि? सीकेंट विधि। ये कहीं कहीं छेदक विधि भी लिखी आ जाती है। हाँ जी, किसमें? फिक्स पॉइंट के अंदर तो नहीं पढ़ते। इसमें क्या होता है, देखो इसकी दो तीन क्वालिटी हैं। है तो मिथ्या स्थिति वाला ही फॉर्मूला, फॉर्मूला दूसरा नहीं है इसका। हम्म? ये जो है कौन सा, हाँ तो पुनरावृत्ति पढ़ाएंगे ना, अभी अभिसरण कराएंगे ना, अभिसरण को सभी को एक साथ कराएंगे। हाँ सभी का एक साथ कराऊंगा अभिसरण। ये अभिसरण है, कन्वर्जेंट है, चारों विधियों का एक साथ लिखाऊंगा।
अजी सीकेंट विधि, ये वाली विधि का जो सूत्र है वो मिथ्या स्थिति विधि का ही सूत्र है। पहली चीज तो मिथ्या स्थिति विधि और इसमें एक अंतर है मेन, अगर हम बात करते हैं तो मिथ्या स्थिति विधि जो है हमारी द्विभाजन विधि से मिलती जुलती विधि है। एक पर पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरे पर नेगेटिव होना चाहिए, तो ही इन दोनों के बीच में मूल ज्ञात कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। जबकि सीकेंट विधि में ऐसा नहीं होता। सीकेंट विधि में क्या होता है कि भले दोनों पॉजिटिव हो भले ही दोनों नेगेटिव हो, हम तो अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। या तो कन्वर्जेंट होगा ही नहीं, कन्वर्जेंट उसका जीरो आता है, या कन्वर्जेंट बहुत तीव्र गति से होता है। या तो इसका कन्वर्जेंट होता नहीं, कन्वर्जेंट क्यों नहीं होगा, हो सकता है कि इसका मूल ही ना हो उसके बीच में, जब मूल ना होगा तो कन्वर्जेंट होगा नहीं, या कन्वर्जेंट बहुत तीव्र गति से निकल के आता है। वो हम बीजीय समीकरणों के लिए लगाते हैं और ये हम अबीजीय समीकरणों के लिए लगाते हैं, क्योंकि अबीजीय समीकरणों में कहीं कहीं बीच में से टूट जाता है मामला, और अबीजीय समीकरणों में भाई वो तो सतत होता है, वो सतत नहीं होता ना। अब सतत नहीं होता तो मूल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो अबीजीय समीकरणों के लिए हम इस विधि को लगाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि अबीजीय समीकरणों के लिए लगाएंगे। बीजीय को भी लगा सकते हो, बट ये कि बीजीय के लिए लगाते हो तो फिर यही वही विधि बन जाती है, कौन सी, मिथ्या स्थिति वाली। लेकिन अबीजीय के लिए इस विधि को लगाते हो आप। अबीजीय वाले केस में मूल निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है। अबीजीय समीकरणों यानी कि साइन एक्स वाला, कॉस एक्स वाला, लॉग वाला, एक्सपोनेंशियल वाला, अबीजीय समीकरणों के मूल ज्ञात करने के लिए, बुकों में तो नहीं है विधि आपके में, अबीजीय समीकरणों के मूल ज्ञात करने के लिए इस विधि का उपयोग, इस विधि का क्या करते हो, उपयोग। बीजीय का भी ज्ञात कर सकते हो। अगर इस विधि से बीजीय का ज्ञात करते हो ना तो मिथ्या स्थिति विधि बन जाती है। क्या बन जाती है, मिथ्या स्थिति। इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि का क्या किया जाता है, बोलो, प्रयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर सेकंड, यहां एफ ए व एफ बी, एफ ए या एफ ऑफ x1 ऐसे लिख लो चाहे, या एफ ऑफ x1 व एफ ऑफ x2 विपरीत चिन्ह के हों, ये जरूरी नहीं है। विपरीत चिन्ह के हों जरूरी नहीं है। मिथ्या स्थिति विधि में तो x1 और x2 को मिलाने वाली रेखा का उपयोग किया जाता है, यहाँ x1 और x2 को मिलाने वाली ढाल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, x1 व सॉरी f ऑफ x1 व f ऑफ x2 को मिलाने वाली ढाल यानी स्लोप या प्रवणता, यानी कि स्लोप का प्रयोग किया जाता है। अजय, इसके बाद मिथ्या स्थिति का सूत्र ही इसका सूत्र है। अगर ये विधि हम एल्जेब्रिक में लगाते हैं तो मिथ्या स्थिति विधि बन जाती है। मिथ्या स्थिति का सूत्र ही इसका सूत्र है। मिथ्या स्थिति का सूत्र ही इसका सूत्र है, तो सूत्र सेम आएगा। बस ये अभिजीय समीकरणों के लिए साइन कॉस वाले निकाल सकते हो। सूत्र वही आता है इसका, xn + 1 बराबर कितना आता है, बोलो, xn माइनस xn माइनस xn-1 अपॉन f ऑफ xn माइनस f ऑफ xn-1। और ज़्यादा पूछता नहीं, एक आधी बार क्वेश्चन पूछा है इसका, एक बार पूछा, एक बार सेट में पूछा है, और उस टाइम का 2012 का जो सेट हुआ था 12-13 का, और 2010 में या 11 में एक बार ये सेकेंड ग्रेड में पूछा गया था।
शायद उस टाइम सिलेबस में हो सकती थी ये विधि, अब पता नहीं, अब तो नाम में लिखा हुआ ही नहीं है। सिलेबस को भले एनालिसिस कर सकते हो, फिर भी मैंने थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन तो हो चुका था ना, अभी लिखा हुआ है इसके बाद गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला कराई दिया था। अब देखो कन्वर्जेंट एंड एस्टिमेशन ऑफ एरर्स, यानी कि अभिसरण और त्रुटि। अभिसरण और त्रुटि का एक क्वेश्चन बनने के चांसेज होते ही हैं, तो लिखा हुआ है नाम से तो आएगा ही आएगा। फिर इसमें लिखा हुआ है ट्रांसकेंडेंटल एंड पोलिनोमियल इक्वेशन, दोनों बता दी मैंने, यानी अबीजीय और बीजीय समीकरण। फिर उसके बाद बाइसेक्शन मेथड यानी कि द्विभाजन विधि। फिर मेथड ऑफ इटरेशन यानी कि पुनरावृत्ति विधि। फिर ये ट्रेपेजॉइडल सिम्पसन आ गया, बेडले आ गया, सब करा चुके हैं। फिर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट एंड, अब देखो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंस इक्वेशन ऑफ विद कांस्टेंट एंड वेरिएबल कोफिशिएंट, यानी कि ये अब आपका चला जाएगा उसमें अंतर समीकरण में। किसमें? अंतर समीकरण का पोर्शन हो गया, एक लाइन जो लिखी हुई है। फिर सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसकेंडल इक्वेशन, इटरेटिव रेगुलर फाल्सी मेथड एंड न्यूटन रैप्सन मेथड। इटरेशन है, रेगुलर फाल्सी मेथड है, और कौन सा है? न्यूटन रैप्सन है। सीकेंट विधि नहीं लिखी हुई है कहीं भी, तो सीकेंट का क्वेश्चन पिछली बार भी नहीं था, उससे पिछली बार भी नहीं था, उसी टाइम का आया हुआ है, उस टाइम का एक क्वेश्चन है, और इस ऐसे राजस्थान सेट में एक क्वेश्चन दे रखा है, इस कारण मैंने इसको करा दिया है कि फिर आप मुझे परेशान कर देंगे क्या होती है सर सीकेंट विधि। तो थोड़ा सा मैंने बता दिया, मिथ्या स्थिति विधि का ही सूत्र होता है, मिथ्या स्थिति विधि होती है, बस इसमें अंतर इतना हो जाता है कि अबीजीय समीकरणों के लिए होती है, अगर बीजीय के लिए लगाओगे तो मिथ्या ही बन जाती है, और ये जो है विपरीत चिन्ह क्यों, ये कोई जरूरी नहीं है। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक पॉइंट लिख लो, इसका तो इसी के साथ लिखा देता हूँ। इसका अभिसरण या तो शून्य होता है, यानी या तो मूल विद्यमान ही नहीं होगा, और होगा तो अभिसरण बहुत तीव्र गति से होगा। इसका अभिसरण यानी कन्वर्जेंट, यानी कि वो जो है ना, मिथ्या स्थिति विधि पढ़ाई थी तो वो निरंतर मूल की तरफ भाग रही थी कि नहीं भाग रही थी, तो इसका अभिसरण अगर पूछा भी जाता है कि ऐसी कौन सी विधि है जिसका अभिसरण शून्य होता है, यानी कि मूल नहीं निकल सकता, तो यही होती है। इसका अभिसरण या तो शून्य होगा, या तो क्या होगा बोलो, शून्य होगा, या बहुत तीव्र होगा, या बहुत तीव्र होगा। या तो शून्य होगा या फिर क्या होगा बोलो, बहुत तीव्र होगा। सबसे पहले तो ये अबीजीय समीकरणों के लिए, कौन से समीकरणों के लिए? अबीजीय समीकरणों के लिए। सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन होगा, देख सकते हो आप इसका। ये सबसे पहले तो अबीजीय समीकरणों के लिए, ना कि बीजीय समीकरणों के लिए। एक तो लास्ट वाला ही देख लो, बीजीय हो या अबीजीय हो, अगर बीजीय में भी लगाते हो ना इस क्वेश्चन को, लेकिन उसने कहा है कि वह विधि जो अभिसृत होना आवश्यक नहीं है। अब देखो रेगुलर फाल्सी विधि भी अभिसृत होती है, बस इसमें इतना अंतर होता है कि विपरीत चिन्ह क्यों है, कोई जरूरी नहीं होता है। तो कौन सी विधि बन जाएगी फिर आपकी? छेदिका विधि या फिर सीकेंट विधि। सीकेंट विधि आप सर्च कर सकते हो, छेदिका को शायद सीकेंट कहते हैं, एक बार कंफर्म कर लेना। छेदिका विधि इसका आंसर हो जाएगा। ये लिख लिया ना सभी ने? हैं? हाँ, तो वो तो कोई बीजे में भी लग जाती है ना, तो बीजे अबीजे दोनों में लग जाती है, बस इसमें एक ही कंडीशन होती है कि विपरीत चिन्ह क्यों है, कोई जरूरी नहीं है। जो अबीजे में लग रही है उसे बीजे में लगा सकते हो ना। या फिर क्वेश्चन और देख लेंगे, अबीजे लिखा आया होगा उसमें। एक सेकंड ग्रेड में और आया था, सेकंड ग्रेड में देख लो एक क्वेश्चन, 10, 11, 12 की क्वेश्चन में होगा। सिक्सटी 65। अरैखिक समीकरण के मूल ज्ञात करने का कौन सा सूत्र है जिसके शुरू में दो अनुमानित मूल प्रयुक्त होते हैं, लेकिन जरूर नहीं कि वास्तविक मूल इन दोनों के मध्य स्थित हो। जरूर नहीं है कि वास्तविक मूल इन दोनों के मध्य स्थित हो, हम कहीं से भी दो मूल उठा लेते हैं, और जरूर नहीं कि वास्तविक मूल इन दोनों के मध्य हो। तो कौन सी विधि होगी? सीकेंट विधि होगी। 65 क्वेश्चन नंबर कौन सा है बोलो? 65। और एक आपका लास्ट क्वेश्चन था,
इससे पीछे तो था ही नहीं, 161 है क्या? ये वाला था। एक बीजीय समीकरण को हल करने की विधि जिसका अभिसृत होना क्या नहीं है बोलो, आवश्यक नहीं है। ठीक है भाई, या तो अभिसरण शून्य होगा या बहुत तीव्र गति से होगा, तो यही होगी। न्यूटन रैप्सन विधि भी अभिसारी होगी, ये भी अभिसारी होगी और ये भी अभिसारी होगी। एक मूल पे अभिसृत होती हैं तीनों, जबकि ये वाली नहीं होती। तो ये आंसर हो जाएगा आपका छेद का विधि। और 65 का आंसर पता ही चल चुका है ना, ये आए थे 2 बार, उसी टाइम के हैं। ये 2018 में आया था है 65 जो है सेकेंड। अब कितनी विधियां हो गई? 4 हो गई। अब लिखा देता हूं कौन सी, न्यूटन रैप्सन विधि। ठीक है, हाँ मतलब उसका कन्वर्जेंट 0 है, यानी कि कन्वर्जेंट होता ही नहीं, या तो होता ही नहीं, जब भी तो कन्वर्जेंट 0 आ रहा है, या फिर बहुत तीव्र होगा तो कन्वर्जेंट तीव्र होगा, या तो होगा ही नहीं। क्योंकि इसमें दोनों पॉजिटिव चिन्ह भी ले सकते हो, दोनों नेगेटिव भी ले सकते हो। मूल होगा ही नहीं तो फिर कन्वर्जेंट कहाँ से हो जाएगा? मूल होगा ही नहीं तो। हाँ, कन्वर्जेंट के लिए अनुक्रम में अनंत पद होना आवश्यक होता है, अनंत पद होना आवश्यक होता है। अब कन्वर्जेंट ही नहीं है तो पहले या दूसरे स्टेप में जाके वो रुक जाएगी। किस में आ सकते हैं ना, आ सकते हैं ना, उसमें मैंने कहा है ना, पर उसने कहा कि किस में कन्वर्जेंट नहीं हो सकता, तो इसी में नहीं होता और सब में हो जाता है। उनमें तो सब में होगा ही होगा, 100% होगा, लेकिन इसमें दोनों चांसेज होते हैं, होगा नहीं होगा, तो इस कारण इसका आंसर वही लगाया जाता है। अजय वो क्वेश्चंस देख लो आप एक बार, जो मिथ्या स्थिति विधि का कोई क्वेश्चन आया हो तो इसमें। वैसे तो मैंने करा दिए थे कल मिथ्या स्थिति वाले। मिथ्या स्थिति का कोई क्वेश्चन हो देख लो भाई। कौन सा है? चालीस? वो तो मैं अभी कराऊंगा, विसरण का कॉन्सेप्ट तो कराऊंगा भाई। अब ऐसे तो मैंने करा दिए, आ जाएंगे एक बार मैं विधियां पढ़ा देता हूं पहले। ठीक है, फिर एक साथ ही कराने क्वेश्चंस तो क्या बचता उसमें, अंतर समीकरण बचेगा। देखो न्यूटन रैप्सन विधि। हाँ जी, न्यूटन रैप्सन विधि। अब आवाज नहीं भाई। हाँ भाई, 2 चीजें ध्यान रखो। पहले तो द्विभाजन विधि के लिए, द्विभाजन विधि या बाइसेक्शन मेथड जो आपने बनाया, उसमें प्रारंभ में 2 मूलों की आवश्यकता है। शुरुआत करने के लिए कम से कम कितने मूल चाहिए? 2। अब फिर हमने पढ़ी उसके बाद जस्ट पढ़ी मिथ्या स्थिति विधि, और मिथ्या स्थिति विधि में भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रारंभ में कितने मूल चाहिए? 2, x1 और x2, जब भी x3 निकलेगा। फिर ऐसे सेकंड विधि में भी कितने चाहिए? 2 चाहिए। जबकि ये जो विधि होती है ना, न्यूटन रैप्सन विधि, इसमें प्रारंभ में 1 की आवश्यकता पड़ा है। प्रारंभ में कितने की आवश्यकता पड़ती है? 1 की आवश्यकता पड़ती है। अब देखो इसमें क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ इसका मूल कैसे निकाला जाता है। जैसे कि ये आपकी x अक्ष है और एक y अक्ष है, इसमें तो कोई दोहरा है ही नहीं, और आप जानते हो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में मूल रहता है, ये भी आपका कन्फर्म है। एक तो नेगेटिव होगा और दूसरा कैसा होगा बोलो? पॉजिटिव होगा। अब भाई ये आपका कोई भी वक्र है, अजय ये किस पे वैल्यू जा रही है? a पर, और ये वैल्यू जो जा रही है वो किस पे जा रही है बोलो? v पर। ये किस पे जा रही है बोलो? v पर, यानी AFV हो गया। अब हम इसको चेक नहीं करते। एक चीज मैं बता देता हूं, इसे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं होती कहां पर नेगेटिव और कहां पर पॉजिटिव, और देख लेते हो तो वहां से हम आकलन कर सकते हैं, हमें आंसर और जल्दी मिल जाता है अगर देख लेते हो तो। अब देखो मूल तो आपको ये पता है, ये वाला है x0। x0 रखने पर इस समीकरण का मान क्या हो जाता है? 0। लेकिन एग्जामिनर क्या कहता है कि इस मूल के नजदीक दूसरा मान देता है, या फिर आप इसको नहीं जानते, इसके नजदीक किसी को जानते हो कि आपको पता है कि भाई यहाँ पे मैं अगर इस वैल्यू को रखता हूँ इस फलन में
तो ये जीरो के नज़दीक बहुत ज़्यादा जा रहा है, यानी कि मूल इसके नज़दीक मिलेगा मुझे। भाई फलन x की वैल्यू रखने पर अगर फलन का मान जीरो हो जाता है तो वह उस समीकरण का क्या कहलाता है? मूल। अगर फलन का मान जीरो नहीं होता है तो उसके नज़दीक किसी बिंदु पर जीरो हो जाता है। तो उसके नज़दीक किसी बिंदु पर मैंने इसके नज़दीक बिंदु ले लिया कोई भी x1, क्या ले लिया? x1 ले लिया। अब आपने x1 आपने ले लिया, मुझे देखो यहाँ तक पहुँचना है ना, यहाँ तक पहुँचना है। एग्जामिनर देगा आपको इसके नज़दीक कोई अन्य मूल, ठीक है भाई। एग्जामिनर ने दे दिया आपको यहाँ पर एक मान, एग्जामिनर ने दे दिया आपको ये वाला मान कि भाई यहाँ हो आप। एग्जामिनर ने आपको मूल से इतनी दूर भेज दिया और आपको पहुँचना है इसके पास, कि एग्जामिनर ने कह दिया कि भाई x0 जो समीकरण दिया हुआ है उसके नज़दीक कोई अन्य मूल है, और जबकि अन्य मूल है तो जीरो तो ये देगा नहीं क्योंकि दूर है, जीरो तो ये देगा। तो जब ये जीरो देगा तो हम क्या करेंगे, इसके करस्पॉन्ड फलन की वैल्यू यहाँ है, इसके करस्पॉन्ड किसकी वैल्यू है? बोलो, ये फलन की वैल्यू है। अब जैसे ही फलन की वैल्यू आपको पता चल जाती है इसके करस्पॉन्ड, उस पर हम फलन की वैल्यू निकालेंगे और उस पर निकालेंगे ढाल। क्या करोगे? ढाल, यानी कि स्पर्श रेखा खींचेंगे। क्या खींचोगे अब आप? इस पर स्पर्श रेखा। और इस पर आपने खींच दी कौन सी रेखा? बोलो, स्पर्श रेखा। ये कौन सी रेखा आ गई? बोलो, स्पर्श रेखा। अब स्पर्श रेखा आ गई तो आपने देखा कि इस स्पर्श रेखा ने यहाँ पर काट दिया। कहाँ पर काट दिया? यहाँ पर काट दिया। अब ये वाला जो मूल मिला है ना, ये वाला मूल हो गया आपका x1। कौन सा हो गया? बोलो, ये वाला मूल जो हो गया वो हो गया x1। क्या हो गया? बोलो, x1। पहले x0 था, अब हो गया x1, यानी कि x0 में कोई मान जुड़ा है h, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी होगा। जब पीछे की तरफ जा रहा है तो h का मान नेगेटिव आ जाएगा, और आगे की तरफ जा रहा है तो h का मान पॉजिटिव आ जाएगा। पहले मूल x0 था, अब इनमें अंतर कितने का हो गया? h का हो गया। कितने का हो गया? h का। अब पहले मूल x0 था तो अब उससे अच्छा मूल कौन सा आ गया? x1 आ गया। अब x1 पर फिर से फलन की वैल्यू चेक किया आपने यहाँ पर, ठीक है। अब फिर से फलन की वैल्यू चेक करने के बाद फिर से आप इस पर क्या खींचोगे? बोलो, स्पर्श रेखा। क्या खींचोगे? इस पे स्पर्श रेखा। अब आपने फिर से इस पे क्या खींची? बोलो, स्पर्श रेखा। अब मूल कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा x2। अब x2 आ जाएगा, यानी x0 प्लस 2h। अब ये प्रोसेसिंग हम बार बार, अब इसके संगत फलन की वैल्यू चेक करेंगे, फिर प्रोसेसिंग बार बार, तो डेफिनेटली एक टेंजेंट ऐसी मिलेगी जो इस मूल से सीधे गुजर जाएगी और वही उस समीकरण का मूल हो जाता है। बोलो, h का मान नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव। h का मान -2 हुआ तो पीछे ले जाएगा, h का मान +2 हुआ तो आगे ले जाएगा, इस कारण प्लस h करते हैं। तो लिखेंगे इसमें सबसे पहले इसका सूत्र। ये तो मैंने समझाने के लिए लिखाया, कहीं इसको वक्र का हिस्सा मान लो। ठीक है, डायरेक्शन लगाइए केवल, है ना। कहीं अभी तो बना ले जाओगे फिर बाद में कहोगे वक्र का हिस्सा है, 4 दिन बाद पढ़ने लग गए तो। ठीक है, अजय सबसे पहले तो सूत्र लिखो इसका। सूत्र लिखो भाई इसका। xn+1 अजी, ये कई बार आया हुआ फॉर्मूला है, xn माइनस f ऑफ xn अपॉन f डैश xn, बशर्ते जहाँ f डैश xn की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर ना हो। xn+1 बराबर होता है xn माइनस एफ एक्सएन अपॉन एफ डैश एक्सएन, यानी यहाँ एफ एक्सएन आ जाएगा, यहाँ उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है भाई। अब n का मान आप रख दीजिए 0, तो प्रथम सन्निकटन
n का मान रख दीजिए 1 तो द्वितीय सन्निकटन, n का मान रख दीजिए 3 तृतीय सन्निकटन। कब तक निकालना है? जब तक मूल बराबर नहीं आ जाता। तो सीधा फॉर्मूला हो जाता है xn + 1 बराबर xn माइनस fxn अपॉन f डैश xn। ठीक है भाई। अब ये बिंदु हो गया आपका P, x0 और क्या है इसका कोऑर्डिनेट y0, यानी कि y की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है y0। अब ये लिख लिया। अब इसके बाद चर्चा कर लेते हैं ज्यामिति व्याख्या की। ज्यामिति व्याख्या। ज्यामिति व्याख्या ये हो गया आपका x1, x0 प्लस h, और ये आपका था x0, और ये था आपका x0, ये वाला। ठीक है भाई, ये x1 लिख लिया। अब इसकी ज्यामिति व्याख्या कर लें। लिखो जल्दी, फिर इसकी ज्यामिति व्याख्या करा देते हैं। ज्यामिति व्याख्या में बस लिखना है आपको, क्या लिखना है कि भैया एग्जैक्ट मूल तक पहुंचने के लिए हमने प्रारंभिक मूल x0 मान लिया। हमें नहीं पता ये एग्जैक्ट है या नहीं है, x0 मान लिया उसके नज़दीक। उसके संगत वक्र पे वैल्यू मिली है p, वक्र पे बिंदु मिला है p जिसके कोऑर्डिनेट है x0 और y0। उस पर स्पर्श रेखा खींची, जो स्पर्श रेखा x अक्ष को x1 पॉइंट पे काटती है। तो इसका जो सही सटीक मूल है ना, तो कितनी दूरी पर विस्थापित हो गया? s दूरी पर। तो उससे अच्छा अप्रोक्सीमेशन या उससे अच्छा सन्निकटन जो आएगा वो कितना आएगा? x0 प्लस h। ये उपरोक्त प्रक्रिया हम बार बार दोहराते हैं और बार बार दोहराने के तदुपरांत हम निश्चित मूल तक पहुंच जाते हैं। ठीक है भाई। ज्यामिति व्याख्या इसमें लिखेंगे माना प्रारंभिक मूल। अजी प्रारंभिक मूल क्या माना आपने? x0 है। तब x0 के संगत वक्र पर बिंदु कौन सा मिलेगा? P मिलेगा, जिसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे बोलो? x0 और y0 या f ऑफ x0। ठीक है, y0 है जिस पर स्पर्श रेखा, जिस पर क्या खींची आपने? स्पर्श रेखा, जिस पर स्पर्श रेखा x अक्ष को x1 बराबर सपोज दैट कितना आ गया बोलो? x0 प्लस h पर काटती है। तब समीकरण क्या दिया हुआ होगा शुरू से ही? f(x) बराबर 0। भाई समीकरण है f(x) बराबर 0 का अच्छा सन्निकटन तो वो भी था, लेकिन ये और अच्छा हो गया। अच्छा सन्निकटन क्या होगा बोलो? x1 बराबर x0 प्लस h है। उपरोक्त प्रक्रिया बार बार दोहराने पर, एक आध बार नहीं अपितु बार बार। कब तक? जब तक मूल नहीं आ जाता। उपरोक्त प्रक्रिया बार बार दोहराने पर
एग्जैक्ट मूल या मूल के सन्निकटन मान तक पहुंचते हैं, मूल के अच्छे सन्निकटन मान तक पहुंचते हैं या नजदीक। सन्निकटन को बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। मान तक पहुंचते हैं। पहुंच गए आप मान तक? फॉर्मूला याद करो पहले तो। मेन तो इसका फॉर्मूला है एक्स एन प्लस वन बराबर एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन, बशर्ते एफ डैश एक्स एन नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है भाई। आप कहाँ पहुंचोगे? अच्छे सन्निकटन तक। कहाँ पहुंचोगे? अच्छे सन्निकटन। बार 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 पुनरावृत्ति करके। इसमें किसका उपयोग किया जा रहा है इस सूत्र को व्युत्पन्न करने के लिए? ढाल का, है ना? ढाल का ही तो प्रयोग किया जा रहा है, स्पर्श रेखा का, टेंजेंट लाइन का। टेंजेंट लाइन का ही तो उपयोग कर रहे हो। अब देखिए आप पहुंच चुके हो अच्छे मूल तक। अब देखो किसी भी समीकरण का मूल ज्ञात करना, ये तो उससे निकालेंगे। अब किसी हुई दी हुई संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना, किसी दी हुई संख्या का घनमूल ज्ञात करना, चतुर्थ मूल ज्ञात करना, किसी हुई दी हुई संख्या का पीवा मूल ज्ञात करना, ये हम किससे निकाल सकते हैं? इस विधि से निकाल सकते हैं। इस विधि का क्या नाम है? न्यूटन रैप्सन विधि है। इस विधि का क्या नाम है बोलो? न्यूटन रैप्सन विधि है। इस विधि का जो नाम है वो क्या है बोलो? न्यूटन रैप्सन विधि है। ठीक है भाई, लिख लिया सभी ने? तो अब हेडिंग डालेंगे किसी दी हुई संख्या का पीवा मूल ज्ञात करना। कौन सा मूल? किसी दी हुई संख्या का पीवा मूल ज्ञात करना। न्यूटन रैप्सन विधि से किसी दी हुई संख्या हाँ भाई, संख्या को क्या मान लूँ? ए मान लूँ। किसी दी हुई संख्या ए का कौन सा? पीवा मूल, जैसे कि 2वां मूल यानी वर्गमूल हो गया, पीवा मूल ज्ञात करना। और कौन सी विधि से करना? न्यूटन रैप्सन से ही हो सकता है। अब एक दो क्वेश्चन होगा यहाँ से अभी तक। तो एक तो सूत्र पूछा जा चुका है, एक बार ये पूछा जाता है आपसे कि भाई इन चारों विधियों में से ऐसी कौन सी विधि है जिसमें हमें केवल एक मूल की आवश्यकता पड़ती है? तो न्यूटन रैप्सन विधि। प्रारंभिक एक मूल की आवश्यकता पड़ती है न्यूटन रैप्सन विधि में। पी व मूल ज्ञात करना। अब हेडिंग डालेंगे आप, क्या ज्ञात करना? पी व मूल ज्ञात करना। माना ए का पी व मूल एक्स है। क्या मान लिया आपने? ए का कौन सा मूल? पी व मूल कौन है? एक्स है। अर्थात कहने का मीन क्या हुआ? अर्थात हाँ जी, एक्स किसके बराबर है? ए के पीवे मूल के, यानी ए की पावर 1/p। ए का पीवा मूल कौन है? एक्स है, यानी ए का पीवा मूल। ठीक है, अब ये ए का पीवा मूल हो गया। अब पी को इधर भेज दो, जो भी पावर हो ना, पावर को एक्स के साथ भेजना, हमेशा ए को अकेला छोड़ना। तो कितना आएगा बोलो? एक्स की पावर पी बराबर ए। अब मुझे इसे समीकरण बनाना है, तो ये हो गया एक्स की पावर पी माइनस ए बराबर 0। ठीक है, अब इस समीकरण बन गया, इसको आप क्या मानोगे? एफ एक्स। क्या माना? एफ एक्स। तो इसको एफ एक्स मान लो। माना एफ एक्स इक्वल टू कितना हो गया बोलो? एक्स की पावर पी माइनस 1। और एफ डैश एक्स निकालो, डेरिवेटिव भी चाहिए ना न्यूटन रैप्सन में। तो जिसका अवकलन कितना होगा? एन एक्स एन माइनस 1। यही तो होगा।
ये हमारे पास एफ एक्स मान लिया और ये आपने डेरिवेटिव निकाल दिया। हाँ जी, न्यूटन रैप्सन से, न्यूटन रैप्सन से, न्यूटन रैप्सन से। हाँ जी, एक्स एन प्लस वन, एन व सन्निकटन या एन प्लस वन व सन्निकटन कैसे आता है? एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन, यही तो आता है। हाँ जी, एक्स एन माइनस, हाँ जी, एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू बोलो कितनी है? ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है। अब एक्स के स्थान पे क्या रख दोगे? एक्स एन। क्या रख दोगे? एक्स एन। तो रखो इसमें, ये कितना आएगा? एक्स एन की पावर पी माइनस का ए अपॉन, यहाँ पर एफ डैश एक्स है, यहाँ एफ डैश एक्स एन है, तो एक्स के स्थान पर यहाँ पर भी एक्स एन रख दो, तो कितना आ जाएगा? पी एक्स एन की पावर पी माइनस वन। ठीक है भाई, अब इसका लघुत्तम ले लो, कितना आएगा बोलो? पी एक्स एन की पावर पी माइनस वन। अब इसका गुणा हो जाएगा इससे, तो कितना हो जाएगा? पी, ये पी माइनस वन घात है और यहाँ घात एक है, तो कितनी बचेगी बोलो? एक्स एन की घात पी बचेगी, और ए माइनस का एक्स एन पी हो ही रहा है, और ए माइनस माइनस प्लस का ए हो गया। हाँ जी, कितना कॉमन आ गया यहाँ पर? एक्स एन पी कॉमन, ये कितना बचा? पी माइनस वन और ए प्लस का ए, और ये बचा नीचे पी एक्स एन पी माइनस वन। यही दी हुई संख्या का पी व मूल ज्ञात करने का न्यूटन रैप्सन सूत्र है। ये दी हुई संख्या का कौन सा मूल? पी व मूल ज्ञात करने का कौन सा सूत्र है बोलो? न्यूटन रैप्सन सूत्र है। यही दी हुई संख्या का कौन सा मूल? पी व मूल ज्ञात करने का न्यूटन रैप्सन सूत्र। अब याद तो करना नहीं है, सीधा बना लेना। एक्स पी माइनस से उसका अवकलन करके नीचे रख देना, लघुत्तम निकाल देना। अब याद क्या ले करोगे इसको? ये तो बन जाता है ना, न्यूटन रैप्सन का याद कर लो, सेकंडों में बन जाएगा। लघुत्तम ले लो उसका। हाँ जी, वर्गमूल निकालने का फॉर्मूला पूछ लेता है कभी एग्जामिनर, घनमूल का डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, जरूर नहीं है कि यहीं से रखो। वर्गमूल का, घनमूल का, एक्स एन पी माइनस वन प्लस ए अपॉन पी एक्स एन पी माइनस वन, ये आपका हो गया क्या बोलो? पी वर्गमूल निकालने का फॉर्मूला। हाँ जी, वर्गमूल निकालने का फॉर्मूला बनाओ। हाँ जी, स्पेशल केस, स्पेशल केस, विशेष स्थिति। पहला है, डालेंगे इसमें ए का वर्गमूल। विशिष्ट स्थिति में बोलो क्या? ए का वर्गमूल। हाँ जी, अब ए का वर्गमूल निकालना है तो पी का मान बोलो कितना होगा? पी का मान कितना होगा? दो ही तो लेना पड़ेगा। ए का वर्गमूल निकालना है, यानी ए की पावर 1/2, तो पी का मान कितना हो गया? 2 हो गया, तो इसमें रख दो। ये एक्स एन प्लस वन का मान चल ही रहा है। पी बराबर 2 के लिए एक्स एन प्लस वन का मान बोलो कितना आएगा? एक्स एन प्लस वन बराबर पी का मान 2 रख दो, ये 2 माइनस 1, 1 बचेगा, तो कितना बचा बोलो? एक्स एन स्क्वायर, पी का मान कितना? 2 है ना, और प्लस का ए अपॉन पी का मान कितना? 2 है, और ये 2 माइनस 1, तो ये 2xn बचा। ये हो गया बोलो वर्गमूल का फॉर्मूला। और घनमूल का पूछता तो पी का मान कितना रखते? 3। ए का घनमूल, ए का घनमूल निकालने के लिए वैल्यू ऑफ पी जो है वो 3 रख दो इस समीकरण में। ये समीकरण आया 1, ये समीकरण आया है आपका 2। अजी इसमें 3 रखना पी का मान, तब एक्स एन प्लस वन बराबर कितना आ जाएगा? घनमूल निकालने का फॉर्मूला 3 रखा है ना अब आपने, 3 माइनस 1, ये तो बचेगा 2, और ये एक्स एन, इसको एक्स एन की पावर 3 आ जाएगी, प्लस का ए, नीचे कितना आएगा बोलो?
3 xn स्क्वायर। ये आ जाता है आपका, क्या बोलो, घनमूल निकालने का फॉर्मूला। ऐसे ही आप निकाल सकते हो, घनमूल निकाल लिया, ऐसे वर्गमूल निकाल लिया, ऐसे इन्वर्स निकाल सकते हो। तो पी का मान -1 रखना पड़ेगा। पी का मान कितना रखना पड़ेगा इसमें? -1। तो इन्वर्स आप निकाल सकते हो। वैल्यू ऑफ पी जो है वो आप कितनी रख सकते हो? -1 रख सकते हो। वैल्यू ऑफ पी कितनी रख सकते हो बोलो? -1 रख सकते हो। अब न्यूटन रैप्सन विधि से आपकी किताब में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं समीकरणों के, तो 3 को आप लिख ही लीजिए, कल के लिए क्या छोड़ो। फिर इनके क्वेश्चंस मैं करा दूंगा आपको कल, ठीक है। हाँ भाई, 2 आंसर याद कराएं। एक को तो याद कराए 2.0897 और एक का कराए 1.5018। 50 और 60 के बीच में था, 18 और जोड़ना था आपको, है ना। 2 ही तो याद कराएं। अब 3 करेंगे हम किसके? न्यूटन रैप्सन के। 3 करेंगे हम किसके? न्यूटन रैप्सन। वहाँ याद है ना आपको, x³ - 2x - 5 था शायद। x³ - 2x - 5 बराबर 0। इसका जो मूल आया था 2.0897 और फर्स्ट जो अप्रोक्सीमेशन निकाला था वो आया था 2.0596 या 597 कुछ ऐसा था, ठीक है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट्स और भी लिखाऊंगा, महत्वपूर्ण एग्जाम्पल या उदाहरण रिजल्ट कल लिखाऊंगा। एक मैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में सेविसस रूप लिखा दूंगा, एक मूल पुनरावृत्ति होती है तो उसका भी फॉर्मूला बता दूंगा। हाँ जी, पहला उदाहरण है, पहला उदाहरण इसमें x³, हाँ भाई वो वाला याद है ना आपको, x³ - 2x - 5 था। x³ - 2x - 5 था और यहाँ पे है x³ - 3x - 5। देख लो, यहाँ 3x है और वहाँ 2x था, देख लो, यहीं बस कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ 3x है और वहाँ 2x था, दोनों ही माइनस के थे, और वहाँ आया था 2.0897। अब ये न्यूटन रैप्सन द्वारा का वास्तविक मूल, समीकरण का न्यूटन रैप्सन द्वारा वास्तविक मूल। अब 3 बढ़ाए ना यहाँ, न्यूटन रैप्सन द्वारा वास्तविक मूल, वास्तविक मूल ये आएगा आपका 2.2790। ये तो बढ़ेगा, सीधी बात है, क्योंकि वहाँ 2 था, यहाँ 3 हो गया है। वहाँ कितना था? 2 था, यहाँ 3 है, तो बढ़ेगा 2.2790। 2.2790, 2.2790। यहाँ 3 आवे तो 30 के नज़दीक 27 है, ठीक है। वह 2 था, तो यहाँ 2790 सीधा याद करो। 3 क्वेश्चन है न्यूटन रैप्सन के आपकी किताब में, वो भी डिजिट वाले, डिजिट वाले, तो उनसे बाहर जाने का कोई चांसेस बनता नहीं। तो डिजिट वाले तो हमें जो केवल x के पदों में दे रखा हो वो हमें क्वेश्चंस करने। x4 - x - 10 ये कभी नहीं आया। ये वाला जो लिख रहा हूँ ना, दूसरे वाला, ये कभी नहीं पूछा गया। ये वाला कई बार आया है, ये वाला कई बार आया, वो लिखा चुके हैं, वो भी कई बार आए हुए हैं, और बुक में वही 5-6 फिक्स हैं। x4 - x - 10 बराबर 0 का x बराबर 2 के सामीप्य में। एग्जामिनर देता और प्रारंभिक पॉइंट तो देगा, क्योंकि एक ही पॉइंट की आवश्यकता पड़ती है न्यूटन रैप्सन में। तो सामीप्य में न्यूटन रैप्सन से मूल, न्यूटन रैप्सन से मूल 1.856, 856, 1.856 है। आखिरी और लास्ट पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, x² - 5x + 2 बराबर 0
का 0 व 1 के मध्य। हाँ भाई, किस किस के मध्य? 0 व 1 के मध्य मूल। अब 0 और 1 के मध्य है, यानी कि 50 के नज़दीक आना चाहिए, तो 0.4384 यानी कि 43 के समथिंग है, या 0.44 याद कर सकते हो, 0.44, क्योंकि 3 ये 8 बढ़ गया तो 1 बढ़ा सकते हो। तथा 4 व 5 के मध्य 2 मूल निकलते हैं। अब कोई सा भी पूछ सकता है एग्जाम में, 4 व 5 के मध्य ये 4 पॉइंट, ये भी 4.5 के समथिंग आएगा, यानी 4.5616 या 15 जो भी है, 5615 है, 4.5 615 पीछे है ना। अब देखो, अब हमने अभी तक 5-6 पढ़े हैं, सबके याद होने चाहिए। पहले का था 2.0897, 2.0897। एक का था 1.5018, ठीक है। इसका था 2.2790। अब ये था x4, अगर इसका x के बराबर 2 के सामीप्य में पूछ रहा है, 1.856, 1.856, 856, 1.856। अब 0 और 1 के मध्य पूछे तो यानी कि लगभग 1.5 के नज़दीक आएगा, यानी कि 44 दे दिया है, या बराबर में आप याद भी रख सकते हो 0.44, दिक्कत आती है तो 0.44, ठीक है। और इसको याद रख सकते हो 4.6, यानी 4.60 के नज़दीक है, 4.60 यानी 56 है ना, 56 है तो 60 के नज़दीक हो गया, 56 के बाद 60 आता है, 4.60 यानी 4.5615। क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं देखता, एग्जामिनर को पता मैंने साइन कॉस का क्वेश्चन नहीं दिया, एग्जामिनर को पता बच्चा कितना याद करके आया है कि नहीं आया, करना तो पड़ेगा उसे, मैं तो दूंगा, डायरेक्ट दे देता। जैसे कि 1.5 और 1.6 का क्वेश्चन दिया था कॉलेज लेक्चरर में, अब कौन करेगा उसे? जिसे याद होगा वो आंसर लगाएगा, उन्हें इतनी कैलकुलेशन तो किसी से नहीं होती पॉइंटों में, कौन करता है? कोई नहीं करता भाई। 120 में तो अभी मैं रिजल्ट अलग लिखाऊंगा, ये तो महत्वपूर्ण उदाहरण है, अभी महत्वपूर्ण परिणाम और लिखाऊंगा, इसके कुछ महत्वपूर्ण परिणाम और लिखा देंगे। देखो, न्यूटन रैप्सन के आए हुए क्वेश्चंस होंगे, एक 120 तो वो अभी रिजल्ट लिखा दूंगा, वैसे इसका आंसर तो फिर बता ही देता। देखो, एक तो 146 है एमएससी एंट्रेंस 2015, x³ - 2x, कर लोगे इसको? कर लोगे? 146, हाँ जी। इसमें पूछा है पुनरावृत्ति सूत्र पूछा है भाई, है ना। इसको fx मानो, क्या माना है इसको? fx सूत्र ही पूछा है ना। यहां से f' निकालो, इसका अवकलन कितना होगा बोलो? 3x² - 2x -2 आ जाएगा। हाँ जी, तो देयरफॉर न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला क्या होता है? xn+1 बराबर xn f ऑफ xn अपॉन f' वसरते f' नॉट इक्वल टू 0, ये जो है वो 0 के बराबर ना हो, और 0 आ ही नहीं रहा, वो नहीं आ रहा ना। अब देखो, ये तो xn है ही, माइनस fxn का मान है xn³ - 2xn और माइनस का 5, जहाँ x है वहाँ xn कर दो, इसके डेरिवेटिव में रख दो, ये हो जाएगा 3 माइनस का 2, गुणा कर दो भाई। हाँ जी, इसका गुणा इससे होगा तो ये होगा 3xn³ और ये माइनस का xn³, तो कितना बचा? 2xn³। ये आएगा माइनस का 2xn और ये हो जाएगा प्लस का 2xn, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब ये कितना बचा? माइनस माइनस प्लस का 5, और नीचे कितना आ रहा है बोलो? 3xn² माइनस का 2। ये देख लो कौन सा ऑप्शन है, वही आंसर हो जाता है। फर्स्ट ये, फर्स्ट ये तो या माइनस है ना, 146 का फर्स्ट आंसर हो जाता है।
कल पुनरावृत्ति है और कल ही अंतर समीकरण स्टार्ट हो जाएगा, 1 घंटे का पुनरावृत्ति है। ठीक है भाई, अब इसके थोड़े से क्वेश्चन देख के आना। यहाँ तक जो पढ़ा दिया है, यहाँ तक जो पढ़ा दिया है इसके क्वेश्चंस देख के आना, और शेष कराऊंगा मैं आपको कल। नहीं तो लगभग समापन की ओर है। अंतर समीकरण का कॉन्सेप्ट चलेगा 2 दिन, मतलब इस संडे तक ये पूरा अंतर समीकरण सहित खत्म हो जाएगा।